हेलो एवरीवन, वेदांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नम्रता राठौड़ आपको बायो पढ़ाने वाली हूँ। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि जो पोषण है वो कितने प्रकार का होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, कौन से पौधों में कौन सा पोषण होता है, ये सब हमने देख लिया था। अब अगले वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे वो देख लीजिए एक बार। जीव जंतुओं में पोषण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, जो भोजन लेने की आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये सब देखेंगे। पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि पॉलीसेकेराइड क्या है, प्रोटीन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, फैट्स क्या है, इनके फंक्शन क्या है, न्यूक्लिक एसिड और इनके फंक्शन, विटामिन्स के फंक्शन, स्रोत और बीमारियाँ, फिर मिनरल्स से जो होता है मिनरल्स के स्रोत और क्या क्या कार्य होते हैं मिनरल्स के, वो देखेंगे। और लास्ट में हमारा हो जाएगा वाटर। ठीक है, इतना हम आज पढ़ने वाले हैं, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि जो विषम पोषण होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं। इन्हें होलोजोइक भी कहा जाता है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, भोजन के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं। अब खाने की या भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। हर्बीवोरस को क्या कहा जाता है? शाकाहारी, जो केवल हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी, हर्बीवोरस। जैसे बकरी, गाय, हाथी, हिरण, जो केवल हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी या हर्बीवोरस। दूसरा है क्या? कार्निवोरस, मांसाहारी, जो मांस को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी या कार्निवोरस। जैसे शेर, चीता, बाघ, जो केवल मांस का भक्षण करते हैं या मांस को ही खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी या कार्निवोरस। ओमनीवोरस, सर्वाहारी, नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्वाहारी मतलब सबको खाने वाले। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक है, तो जो भोजन लेने के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा है। हर्बीवोरस, जो शाकाहारी केवल हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। मांसाहारी, कार्निवोरस, जो केवल मांस का भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी। जैसे शेर, चीता, बाघ। ओमनीवोरस, सर्वाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। ठीक है, जैसे मनुष्य मांस और शाकाहारी दोनों को खाता है, कुत्ता भी दोनों को खाता है और बिल्ली भी दोनों को खाती है। शाकाहारी और मांस दोनों को खाती है, मतलब जो हरे पेड़ पौधे उनको भी खाती है और मांस को भी खाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। फिर आता है पैरासाइट्स, परजीवी, जो दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी। पौधों में भी हमने देखा था परजीवी क्या है, अब ये हम किस में देखेंगे? जो जंतु है उसमें देखेंगे। एक्टोपैरासाइट, जो शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं दूसरे शरीर के अंदर, होस्ट के अंदर, है ना, पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? शरीर के बाहर, एक्टोपैरासाइट जो शरीर के बाहर रहकर, होस्ट। एक्टो मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है, एक्टो मतलब बाहर, जो शरीर के बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं होस्ट से, उसे क्या कहा जाता है? एक्टोपैरासाइट। जैसे शरीर के बाहर रहते हैं कौन से? मच्छर क्या करते हैं? मनुष्य का खून पीते हैं, जानवरों का भी पीते हैं और उनसे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। और जू और जोक, ये क्या करते हैं? बाहर से जो जंतु है उनका खून पीते हैं और खून लेते हैं और उनसे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब कि बाहर से, है ना। अब एंडो मतलब कि आंतरिक, जो अंदर से, शरीर के अंदर रहकर, होस्ट के शरीर के अंदर रहकर क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। होस्ट जो होता है, जो भी
होस्ट रहता है जिसके शरीर के अंदर रहते हैं और अंदर से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंडोपेरासाइट। जैसे हुकवॉर्म, ये कहाँ पर पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में रहकर ये क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है और मनुष्य को बीमारी उत्पन्न करता है। ठीक है। दूसरा है एंट अमीबा। ठीक है। एंट अमीबा और हुकवॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये क्या है, एक एंडोपेरासाइट है, मच्छर, जू और जो क्या है, एक्टोपेरासाइट। ठीक है। अब सेप्रोफाइट जो मृत या मृतोपजीवी, जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी। ठीक है। जैसे कवक, कभी रोटी पे देखा होगा कि जो फंगी होती है वो लग जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स। ठीक है। और जो नालियों में और इनमें कीड़े पाए जाते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट। जो सड़े गले मृत पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व, हमने बताया था कि जो हमारे शरीर है उसमें कम से कम 7 प्रकार के जो पोषक तत्व है वो आवश्यक होते हैं। ऊर्जा और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, 7 प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। 7 प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। उसमें 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता है। जिनमें कार्बन होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। फिर इधर जिनमें कार्बन नहीं होता है, अकार्बनिक होते हैं, मिनरल्स और वाटर। ठीक है। अब हम इन सबको एक एक को देखेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, इनका डाइजेशन कहाँ पर होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2:1 में मिलाने पर बनते हैं। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2:1 में मिलाने पर 1:2:1 में मिलाने पर बनते हैं। एक वयस्क मनुष्य को पूरे दिन में 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और पूरे भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है पूरे भोजन का 50 से 75% भाग होता है। मतलब 50 से 75% जो भाग है वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त हो जाता है। और एक वयस्क मनुष्य को कितनी आवश्यकता होती है, 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर लेते हैं तो उसके अपघटन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ होता है। ऐसे तो हम पाचन जब पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम मनुष्य का उसमें भी देखेंगे, पर यहाँ पे भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा याद रहे। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो सबसे पहले कहाँ पर होता है, मुख में क्या होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, सलाइवा को सिक्रेट करती है, निकालती है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो हम भोजन ले रहे हैं, भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में लेते हैं, स्टार्च के रूप में। जैसे हमने रोटी खाई तो उसमें भी क्या होगा, स्टार्च। आलू खाए उसमें भी क्या होगा, स्टार्च। तो जब हम स्टार्च के रूप में भोजन को लेते हैं तो मुख में ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। फिर इस माल्टोज का जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में होता है किसका, माल्टोज का पाचन। अब माल्टोज का पाचन कौन करता है, माल्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, माल्टेज। ये क्या करता है, माल्टोज को 2 ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को जो छोटी आंत में विलाई पाई जाती है, ऐसी संरचना होती है, ये क्या करती है, इसको अवशोषित
कर लेती है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसके बाद है जो मोनोसेकेराइड है वो क्या होता है, मोनोसेकेराइड में कार्बन की 3 से 7 कार्बन की मात्रा होती है और इसका सूत्र होता है C6H12O6 और कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CXH2O2Y। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 से 7 कार्बन होते हैं जिसका सूत्र होता है C6H12O6। सबसे पहले क्या होता है इसमें, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। जो ग्लूकोज सबसे छोटा होता है, जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं वो किस में टूटता है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज सभी फलों में पाया जाता है और मार्केट में इसको डेक्सट्रोज के नाम से जाना जाता है, डेक्सट्रोज। जो बॉटल हम चढ़ाते हैं, ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है, उसमें डेक्सट्रोज लिखा जाता है, ग्लूकोज नहीं लिखा होता है। ठीक है, जो फ्रक्टोज होता है वो किस में पाया जाता है, फलों के रसों में पाया जाता है। फलों के रसों में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है जो एक मोनोसेकेराइड है। फिर गैलेक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। गैलेक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में। अब आ जाता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, 3 से 10 मोनोसेकेराइड। इसमें कार्बन थे, इसमें मोनोसेकेराइड है। 3 से 10 मोनोसेकेराइड 3 से 10 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं, ओलिगोसेकेराइड। जब 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डाइसेकेराइड। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। तो डाइसेकेराइड मतलब 2 मोनोसेकेराइड इसमें होते हैं। जो डाइसेकेराइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। जो सुक्रोज होता है वो शकरकंद, गन्ना, सलजम, इनमें पाया जाता है। फिर माल्टोज जो होता है वो स्टार्च के अपघटन से प्राप्त होता है। हमने अभी यहाँ पर देखा है कि स्टार्च के अपघटन से क्या प्राप्त होता है, माल्टोज, अपघटन से। ठीक है, फिर जो लेक्टोज होता है, लेक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में। लेक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में। एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहा जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो दूध से दही के बनने में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो दूध को क्या कर देता है, दही में परिवर्तित कर देता है। फिर अगला आ रहा है ट्राइसेकेराइड। इसमें कितने होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब 3। इसमें कितने मोनोसेकेराइड होंगे, 3 मोनोसेकेराइड होते हैं। 3 मोनोसेकेराइड मिलकर बनाते हैं, 3 मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, ट्राइसेकेराइड। ठीक है, 3 मोनोसेकेराइड मिलकर बनते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ट्राइसेकेराइड। जैसे रेफिनोज किस में पाया जाता है, चुकंदर में। किस में पाया जाता है, चुकंदर में। ठीक है, रेफिनोज किस में पाया जाता है, चुकंदर में। डेक्सट्रोज ग्लूकोज को ही बोला जाता है, जो मार्केट में जो मिलती है बॉटल जो चढ़ाते हैं उसमें क्या होता है, डेक्सट्रोज लिखा होता है। फ्रक्टोज फलों के रसों में पाया जाता है। लेक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में। फिर सुक्रोज काय में पाया जाता है, शकरकंद, गन्ना, सलजम में। माल्टोज स्टार्च के अपघटन से प्राप्त होता है। लेक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को काय में बदल देता है, दही में बदल देता है। अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, 10 से 100 मोनोसेकेराइड 10 से 100 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड। ये कौन कौन से होते हैं, सेलुलोज काय में पाया जाता है, प्लांट सेल में, सेल की सेल वॉल में। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है, जो पादप कोशिका होती है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है,
पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, इस टाइप से जो पादप कोशिका होती है, जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी के कारण यह क्या होती है? कठोर होती है। जैसे पेड़ों की छालों को देखा होगा, वो कैसी होती है? कठोर होती है। तो किसके कारण कठोर होती है? सेल्यूलोज के कारण कठोर होती है। फिर स्टार्च। स्टार्च किस में पाया जाता है? अनाज। अनाज जैसे गेहूँ, आलू और केले में स्टार्च इसमें पाया जाता है। अनाज, गेहूँ, आलू और केले में। फिर ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है वो किस में होता है? यकृत में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। संचित भोज्य पदार्थ। जब शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा बनता है तो उसका क्या कर लिया जाता है? यकृत के द्वारा उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। फिर आवश्यकता होने पर इस ग्लाइकोजन को वापस काय में बदला जाता है? ग्लूकोज में बदला जाता है, और उससे क्या की जाती है? ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है। ग्लाइकोजन कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। संचित भोज्य पदार्थ के रूप में रखा जाता है। जब कभी ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो यकृत में ग्लूकोज को काय में रख लिया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में रख लिया जाता है। वापस जब जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इस ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में अपघटन करके उपयोग लिया जाता है। फिर काइटिन। अब काइटिन किस में होता है? जो केकड़ा, झींगा, कीटों आदि के बाह्य आवरण जो होते हैं क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जैसे कुछ जीवों के, केकड़े के और झींगा, इनके क्या होते हैं? बाहर के आवरण कठोर होते हैं। बाह्य आवरण में कठोर होते हैं। किसके कारण कठोर होते हैं? काइटिन के कारण कठोर होते हैं। ठीक है। अब अगला प्रोटीन। प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। सबसे पहले प्रोटीन शब्द किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। जो प्रोटीन होते हैं वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 अमीनो अम्ल होते हैं NH2 ऐसे पूरी एक चेन बनती है 20 अमीनो अम्ल की, और ये किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। पेप्टाइड बंध से जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। जो प्रोटीन होता है वो भोजन का 15% भाग होता है। जो पूरा भोजन हम लेते हैं उसका कितना प्रतिशत होता है? 15% भाग होता है। प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। जो भोज्य पदार्थ होता है सोयाबीन 40%। और उसके बाद कुछ शैवालों में प्रोटीन पाया जाता है। शैवाल स्पाइरुलिना, इसमें क्या होता है? जो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 70%, और ये क्या है? एक शैवाल है। इसके बाद कौन सा? एक और क्लोरेला, इसमें जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कितनी होती है? 40%। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किस में होती है? सोयाबीन में, जो भोज्य पदार्थ हैं। इसके अलावा जो शैवाल है उनमें स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा होती है 70%, और क्लोरेला में 40%। जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ पर होता है? स्टमक में। अमाशय, मनुष्य का जो अमाशय होता है वहाँ पर किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय से 2 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन।
पेप्सिन और रेनिन, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम निकलते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब फंक्शन देख लेते हैं कि जो प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो बाल, त्वचा, नाखून, सींग में क्या होता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा में भी केराटिन होता है। फिर कार्टिलेज होती है हमारी, उसमें क्या होता है, कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। बोन्स में ओसिन, अंडे में एल्ब्यूमिन और गेहूं में ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन हो गया। अब अगला देखते हैं वसा। जो वसा होती है, एक वयस्क मनुष्य को पूरे दिन में 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है और 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो वसा होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, संतृप्त और असंतृप्त। कितने प्रकार की वसा होती है, संतृप्त और असंतृप्त। जो संतृप्त वसा होती है, ये हमें जो लिपिड है वो हमें किससे प्राप्त होता है, जो तेल है, वनस्पतिक तेल, घी, इन सब से हमें क्या होता है, फैट्स या लिपिड प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिपिड के फंक्शन देखते हैं कि ये शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करता है। जो फैट्स होती है वो हमारी त्वचा के नीचे भी जम जाती है और फिर जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वहाँ से इसको ऊर्जा के रूप में लिया जाता है। फिर विटामिन्स और हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। जो फैट है वो क्या है, विटामिन और हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। त्वचा के नीचे अतिरिक्त भोजन के रूप में संचित रहती है। जो हमारी त्वचा है उसके नीचे क्या होती है, जो फैट्स जम जाती है अतिरिक्त भोजन के रूप में, फिर जब आवश्यकता होती है तो इसका उपयोग किया जाता है। विटामिन ए डी ई के इसके लिए विलायक का कार्य करती है। क्या करती है वसा, जो विटामिन ए डी के एडेक, इसके लिए क्या करती है, विलायक का कार्य करती है। जो विटामिन ए डी ई के है वो केवल वसा में ही घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को रखते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, डीएनए सभी जीवों में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। आरएनए केवल वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है और हम सभी जीवों में क्या होता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। अनुवांशिक डीएनए सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। जो वायरस होते हैं उनमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। अब जो डीएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और पेंटोस सुगर। जो डीएनए आरएनए उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोस सुगर। ठीक है, डीएनए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोस सुगर पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार होते हैं इनमें और फॉस्फेट होते हैं। जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, नहीं 5 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल। जो यूरेसिल होता है वो केवल आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में क्या होता है, केवल थायमिन पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में, और थायमिन केवल किस में पाया जाता है, डीएनए में। तो ये जो होते हैं, पेंटोस शुगर होती है तो 5 कार्बन परमाणु वाली होती है। पेंटोस शुगर 5 कार्बन परमाणु वाली 2 स्ट्रैंड बनाती है, 2
डंडे बनाती है। डबल हेलिक्स से इसकी संरचना होती है। डीएनए के आगे हम जब आनुवांशिक पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। डबल हेलिक्स से संरचना होती है, 2 स्ट्रैंड बनाती है, जिसमें शुगर 5' एंड और 3' एंड पे जुड़ती है। एक उल्टा और एक सीधा होता है। और इनसे क्या जुड़ा होता है? फॉस्फेट जुड़ा होता है। इनसे जुड़ा होता है फॉस्फेट। और बीच में क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार एडिनिन। एडिनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? थायमिन से डबल बॉन्ड से। और ग्वानिन किससे जुड़ेगा? हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है। और ये जो बंध होते हैं वो हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडिनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? थायमिन से। जहाँ पर थायमिन है मतलब क्या है यहाँ पर? ये क्या है? डीएनए। अगर यहाँ पर यूरेसिल होता तो ये क्या हो जाता? आरएनए। ठीक है। तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। और थायमिन किस में पाया जाता है? थायमिन किस में पाया जाता है? डीएनए में। जो एडिनिन होगा वो हमेशा किससे जुड़ेगा? थायमिन या यूरेसिल से जुड़ेगा। और ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से। और बीच में जो बंध होते हैं वो किसके होते हैं? हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंध। ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का कार्य क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचना है उनका क्या करते हैं? इनका स्थानांतरण करते हैं। ये कोशिकाओं का ढांचा भी बनाते हैं। ये कोशिकाओं का क्या करते हैं? ढांचा भी बनाते हैं। जैसे हमने देखा है कि जो संतान होती है वो माता पिता से काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है वो क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। थोड़ी सी विभिन्नता होती है पर दिखती है, क्योंकि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब विटामिन्स के बारे में सबसे पहले किसने दिया था? फंक ने दिया था। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, अभी हमने देखा था एडेक, ADEK। ठीक है। वसा में घुलनशील होते हैं एडेक, ADEK। और जल में घुलनशील होते हैं B और C। B पूरा, B1, B2, B5, B3 और 6 नहीं होता, B7 और B9 और B12। ये इतने विटामिन क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। अब देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल नाम से समझ में आ रहा है। रेटिना जो हमारी आँख में होती है, तो ये क्या करता है? आँखों से संबंधित रोग इसकी कमी से आँखों से संबंधित रोग होगा कौन सा? रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ब्लाइंडनेस या इन्फेक्शन, स्टेटेड ग्रोथ। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल। ठीक है। ये किस में पाया जाता है? मिल्क में, अंडे में, लिवर और वेजिटेबल में। ठीक है। किस में पाया जाता है? दूध, अंडे, लिवर और वेजिटेबल में पाया जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। दूध, अंडे और जो सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। ठीक है। विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से नाम से समझ में आ रहा है कैल्सीफेरॉल मतलब कैल्शियम। ठीक है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल मतलब हड्डियों से संबंधित रोग होगा क्या? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिस। इसमें क्या होता है कि जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम इम्बेलेंस मतलब कैल्शियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इससे क्या होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया होता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये हमें किससे मिलता है? सनलाइट से। जो सूर्य का प्रकाश है उससे हमारी त्वचा में क्या बनता है? विटामिन डी बनता है, जिसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और मिल्क और एग में भी पाया जाता है। फिर टोकोफेरॉल। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है क्या? टोकोफेरॉल।
टोकोफेरोल। इससे क्या होता है, रेड ब्लड सेल ब्रेकेज हो जाती है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, और इससे बीमारी क्या होती है कि जो हमारी त्वचा है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, दूरी, और बाल भी झड़ते हैं, और बालों का झड़ना देखा होगा। विटामिन ई के कैप्सूल तेल में मिला के लगाने को दिए जाते हैं, क्योंकि विटामिन ई के कमी के कारण ही बाल झड़ते हैं। ठीक है। इन्फ्रेंस किस में पाया जाता है, वेजिटेबल में, सीड्स में, ऑयल और जो अनाज है उन सभी में पाया जाता है। क्या, विटामिन ई। अब विटामिन के, फोलिक एसिड नहीं, विटामिन के फिलोक्विनिन, विटामिन ए फिलोक्विनिन। विटामिन ए क्या होता है, जो हमारा जो रक्त का थक्का जमता है उसमें सबसे ज़्यादा सहायक होता है। इसकी कमी से क्या होता है कि जो रक्त का थक्का है वो नहीं जम पाता है। और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा कि जो रक्त है उसकी हानि होगी, कहीं पर भी छोटी सी चोट लग जाएगी तो रक्त बहता ही रहेगा, तो जो शरीर है उसमें क्या होगा, रक्त की कमी हो जाएगी। ये हमें किससे मिलता है, जो डार्क लीफ पत्तियों से पाया जाता है, और जो लीवर है उनसे हमें पाया जाता है। के फिलोक्ल्यूनिन, टोकोफेरॉल ई, और कैल्सीफेरॉल डी, रेटिनॉल ए। ये विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अब विटामिन बी1 क्या है, इसका नाम थायमिन। विटामिन बी1 का नाम क्या है, थायमिन। विटामिन बी1 थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नाम का रोग होता है, बेरी। और ये किस में पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जी पौधों में, हरी सब्जियों में इनमें पाया जाता है, और अनाज में पाया जाता है, अनाज और सब्जियों में, ग्रीन लीफ या हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। फिर विटामिन बी12 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। ये इसकी कमी से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेंटेशन ऑफ माउथ एंड स्किन। मुंह और जो त्वचा है उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है या वो शुष्क हो जाती है। ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन। ये किस में पाया जाता है, अनाज में, दूध में और सब्जियों में भी। ठीक है। अब विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी3 का नाम क्या है, नियासिन। इससे कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा नाम का रोग होता है। जो विटामिन बी3 है वो किससे प्राप्त होता है, प्रोटीन रिच फूड से, जो जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है उनमें उन फ्रूट में भी पाया जाता है क्या, विटामिन बी3, जिसका नाम क्या है, नियासिन। विटामिन बी5 पेंथोनिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी5 पेंथोनिक एसिड। ये क्या होता है, इससे माइल्ड इंटेस्टाइनल डिस्ट्रैक्ट है, और ये किस में पाया जाता है, फूड में और मीट में। ठीक है, विटामिन बी5 का नाम क्या है, पेंटाथोनिक एसिड। किस में पाया जाता है, फूड में और मीट में। विटामिन बी6 पायराडॉक्सिन, क्या नाम है इसका, पायराडॉक्सिन। और ये किस में पाया जाता है, इससे क्या होता है, जो एनीमिया है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है, और किस में पाया जाता है, प्रोटीन रिच फूड में पाया जाता है। विटामिन बी7 बायोटीन।
B7 का नाम क्या है? बायोटीन। बायोटीन। विटामिन B7 किस में पाया जाता है? बायोटीन में। और ये विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और ये किस में पाया जाता है? एग में, यकृत में, पीनट्स मतलब कि जो दाने मूंगफली के होते हैं उसमें पाया जाता है। इसकी कमी से भी वीकनेस होती है और त्वचीय रोग होते हैं। बायोटीन। अब विटामिन B9 इसको बोलते हैं फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फोलिक अम्ल। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाती है। फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है कमी को दूर करने के लिए, रक्त की कमी को दूर करने के लिए। और किस में पाई जाती है? सब्जियों में, वेजिटेबल्स में, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन बोलते हैं या फिर कोबालेमिन भी बोलते हैं। साइनोकोबालेमिन, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे भी एनीमिया होता है, नर्व सिस्टम डैमेज हो जाती है और पैरालिसिस भी होता है। किससे? B12 से पैरालिसिस भी होता है, नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है और एनीमिया होता है। ये किस में पाया जाता है? मीट, फिश और एग में और मिल्क में भी पाया जाता है। अब विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नाम का रोग होता है। और ये किस में पाया जाता है? फ्रूट और वेजिटेबल में, खासकर कौन से फ्रूट में? जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल, उनमें पाया जाता है विटामिन C। जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन C। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन C होता है वो किस में होता है? आंवला में। आंवला में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन C की कमी को दूर करने के लिए हमें आंवले का उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। और सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? आंवला में। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। B12 साइनोकोबालेमिन, इससे क्या होता है? नर्वस सिस्टम ब्रेकेज हो जाता है या नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और पैरालिसिस होता है। किस में मिलता है? मीट में, फिश, अंडे में और दूध में। B9 फोलिक एसिड, इससे क्या होता है? जो रक्त है उसकी कमी हो जाती है। फोलिक एसिड की टेबलेट भी दी जाती है रक्त की कमी को दूर करने के लिए। किस में पाया जाता है? ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। B7 बायोटीन, B7 बायोटीन के कारण क्या होता है? वीकनेस होती है, त्वचीय रोग होते हैं। और ये किस में पाया जाता है? अंडे में, लीवर में और मूंगफली के दानों में। B6 पायराडॉक्सिन, ये इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, मतलब रक्त की कमी या फिर रक्त जो हमारा होता है वो शुद्ध नहीं हो पाता है, रक्त की कमी हो जाती है। और ये किस में पाया जाता है? प्रोटीन रिच फूड में पाया जाता है B6 पायराडॉक्सिन। और B5 पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से वीकनेस होती है और ये किस में पाया जाता है? फूड में पाया जाता है और मीट में पाया जाता है। B3 नियासिन, ये पूछा जाता है कि जो पेलिग्रा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो क्या होता है? B3 नियासिन की कमी से होता है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? थायमिन B1 के कारण होता है। जो थायमिन है उसका क्या है? B1, विटामिन B1 का नाम, रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ठीक है। ये मेन है, इतना इसमें पूछा जाता है। अब मिनरल्स क्या कितने प्रकार के होते हैं? उसके स्रोत और उसके कार्य।
आयोडीन क्या होता है? समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य वस्तुएं, जल और आयोडीन युक्त नमक। जो हमारा नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन। और आयोडीन से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, फास्फोरस किस में पाया जाता है? दूध, मांस, सब्जी और अनाज में पाया जाता है। ये क्या करता है? अस्थि, दांतों और जीवद्रव के निर्माण में सहायक होता है। कौन? फास्फोरस, जो दूध, मांस, सब्जी और अनाज में पाया जाता है, अस्थि, दांतों और जीवद्रव के निर्माण में सहायक होता है। सल्फर क्या करता है? मांस, दूध, अंडा, मक्खन, दही, इनमें पाया जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण और कोएंजाइम के रूप में आवश्यक होता है। कोएंजाइम के रूप में भी क्या होता है? सल्फर होता है। फिर पोटेशियम किस में पाया जाता है? सब्जियों में पाया जाता है। पोटेशियम से क्या होता है? पाचन, जल संतुलन और मुख्य ऋणात्मक आयन के रूप में पाया जाता है, जो पोटेशियम होता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? ये सब्जियों में पाया जाता है। क्लोरीन यही नमक से Cl, क्लोरीन सब्जी और नमक से प्राप्त होता है। वृद्धि, रुधिर और कोशिकीय गतियों के लिए आवश्यक होता है। कौन? क्लोरीन वृद्धि, रुधिर और कोशिकीय गतियों के लिए आवश्यक होता है। फिर जस्ता किस में पाया जाता है? यकृत, मछली और अन्य भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। इंसुलिन कार्य के लिए आवश्यक होता है जस्ता। फिर तांबा, जो मांस, मछली, यकृत और अनाज में पाया जाता है। RBC, विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए। तांबा क्या होता है? हीमोग्लोबिन, अस्थियों के निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवहन के लिए आवश्यक होता है। तांबा किस में पाया जाता है? मांस, मछली, यकृत और अनाज में पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन, अस्थियों के निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवहन के रूप में पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है और उनमें भी, अस्थियों में भी क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? मांस, मछली और जल में पाया जाता है। यह रुधिर और शरीर के अन्य ऊतकों के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। जो हमारा ब्लड है या रुधिर है, उसके निर्माण में भी कौन सहायक होता है? कोबाल्ट सहायक होता है। कोबाल्ट मांस, मछली और जल, ये हमारे RBC और विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। कोबाल्ट काय में पाया जाता है? मांस, मछली, जल, इनमें पाया जाता है। और हमारी RBC विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। सोडियम किस में पाया जाता है? हरी पत्तीदार सब्जियों में और नमक में। और ये क्या करता है? रुधिर और शरीर के अन्य ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। कौन? सोडियम। और जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट वो क्या करता है? RBC विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। फिर मैग्नीशियम यौगिक काय में पाया जाता है? सब्जियों में पाया जाता है। यह पेशीय तंत्र और तंत्रिका की क्रिया हेतु आवश्यक होता है। जो पेशीय तंत्र होता है और तंत्रिका क्रियाएं होती हैं, उनके लिए क्या आवश्यक होता है? मैग्नीशियम। लौह तत्व किस में पाया जाता है? हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा लौह तत्व किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। मांस, यकृत, सलाद, किशमिश, इसमें सब में क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। और यह क्या करता है? लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो हमारी RBC होती है, RBCs, रेड ब्लड कार्पसल्स, इनके निर्माण में कौन आवश्यक होता है? लौह तत्व Fe आवश्यक होता है। और इसी के कारण, लौह तत्व की उपस्थिति के कारण जो RBC है वो कैसी होती है? लाल कलर की या लाल रंग की दिखाई देती है। कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध, सब्जी, मांस और अनाज में पाया जाता है। दूध, सब्जी, मांस और अनाज में। ये काय में होता है? अस्थियों, दांतों के निर्माण में, रुधिर के थक्के बनाने में, हृदय का तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों हेतु क्या तंत्रिका तंत्र के विभिन्न कार्यों हेतु आवश्यक है। ठीक है, कैल्शियम अस्थियों में, दांतों में पाया जाता है। और रुधिर का थक्का बनाने में भी किसका उपयोग कौन सहायक है? कैल्शियम सहायक है। अब देखते हैं वाटर। जो वाटर है उसका फॉर्मूला होता है H2O। और ये जीव द्रव्य का 70 से 80% भाग होता है। ठीक है, वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। और ये जीव द्रव्य का 70 से 80% भाग होता है। वाटर के कार्य, जो जल है उसके कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न अणुओं का परिवहन। सभी शरीर के अंदर जो अणु का परिवहन होता है वो किसके कारण होता है? जल के कारण होता है। शरीर के तापमान का
नियंत्रण, ये शरीर के तापमान का नियंत्रण भी कौन करता है? जल करता है। रासायनिक क्रियाओं के लिए आधार, रासायनिक क्रियाएं जितनी भी होती है वो जल की उपस्थिति में होती है या फिर उन क्रियाओं में जल उत्पन्न होता है। तो रासायनिक क्रियाओं के लिए कौन आधार है? जल आधार होता है। यह शरीर के ताप का नियंत्रण करता है और शरीर के विभिन्न अणुओं का परिवहन करता है। ठीक है, आज हमने क्या देखा वो देख लेते हैं एक बार फटाफट। विषम पोषी हमने देख लिए थे। फिर भोजन को लेने के आधार पर जो होलोजोइक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हर्बीवोरस जो शाकाहारी भोजन लेते हैं, जैसे हरी पत्तीदार सब्जियों का भोजन करते हैं, जैसे बकरी, गाय, हाथी, हिरण। मांसाहारी कॉर्नियोरस, ये क्या करते हैं? केवल मांस का भक्षण करते हैं, जैसे शेर, चीता और बाघ। ओमनीओरस सर्वाहारी, ये मांस और हरी पत्तीदार सब्जियां दोनों का भक्षण करते हैं, या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भक्षण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी, जैसे मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली। फिर पैरासाइट परजीवी दूसरों पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जो शरीर के बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक्टोपैरासाइट जो शरीर के बाहर रहकर, जैसे मच्छर, जू और जोक, ये क्या करते हैं? खून पीते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। होस्ट का खून पीते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये शरीर के बाहर से पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एक्टोपैरासाइट। फिर एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एंडोपैरासाइट। जैसे हुकवॉर्म जो होता है पैरासाइट, वो कहाँ पर पाया जाता है? छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एक एंट अमीबा होता है, एंट अमीबा भी क्या है? एंडोपैरासाइट होता है। फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक, जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे कवक इसमें पाई जाती है, जो रोटी पर फफूंद उत्पन्न हो जाती है, खाने पर फफूंद उत्पन्न हो जाती है, वो क्या होती है? कवक होती है, वो सेप्रोफाइट होती है। कीड़े और गंदी नाली के कीड़े मकोड़े, ये भी क्या होते हैं? सेप्रोफाइट होते हैं। अब पोषक तत्व, 7 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो आवश्यक होते हैं हमारी वृद्धि और विकास के लिए। 7 प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। जैसे जो 2 प्रकार में हमें जिनको हमने 2 भागों में बांटा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिनमें कार्बन तत्व पाया जाता है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन तत्व नहीं पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। इनऑर्गेनिक मिनरल्स और वाटर। ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। इनऑर्गेनिक मिनरल्स और वाटर। कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र है H2O, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2:1 में मिलाने पर बनते हैं, और एक वयस्क मनुष्य को 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है पूरे दिन में। और पूरे भोजन का ये कितना प्रतिशत होता है? 50 से 75% होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड 3 प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जो ग्लूकोज होता है उसको डेक्ट्रोज के भी नाम से जाना जाता है, यह भी फलों में पाया जाता है। फ्रक्टोज फलों के रसों में पाया जाता है, और गैलेक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में सबसे पहले कहाँ पर होता है? मुख में होता है। मुख में जो हम स्टार्च ले रहे हैं उसको काय में बदला जाता है? एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको काय में बदला जाता है? माल्टोज में। फिर माल्टोज को छोटी आंत में इसका पाचन किया जाता है माल्टेज एंजाइम के द्वारा, और ग्लूकोज के 2 अणु के रूप में तोड़ दिया जाता है। ओलिगोसेकेराइड में 2 होते हैं, डाइसेकेराइड जिसमें 2 मोनोसेकेराइड होती है, ट्राइसेकेराइड जिसमें 3 मोनोसेकेराइड होती है। जो डाइसेकेराइड होती है वो 3 प्रकार की होती है, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। सुक्रोज शकरकंद, गन्ना और सलजम में पाया जाता है। माल्टोज स्टार्च के अपघटन से प्राप्त होता है। लेक्टोज दूध में होता है। जो लेक्टोज होता है वो किस में होता है? दूध में होता है। और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को काय में बदल देता है? दही में परिवर्तित कर देता है। रेफिनोज किस में पाया जाता है? चुकंदर में, जो एक ट्राइसेकेराइड है। अब पॉलीसेकेराइड 10 से 100 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। सेल्यूलोज जो प्लांट सेल या पौधों की कोशिका भित्ति होती है उनमें पाया जाता है। सेल्यूलोज के कारण ही पौधों की कोशिका भित्ति कैसी होती है? कठोर होती है। स्टार्च अनाज, गेहूँ, आलू, केलों में पाया जाता है। ग्लाइकोजन यकृत में संचित भोजन के
रूप में होता है। जो यकृत में संचित भोजन है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। या ग्लाइकोजन कहाँ पर पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। संचित या एक्स्ट्रा भोजन के रूप में इसको यहाँ पर रखा जाता है। बाद में इसका अपघटन करके ग्लूकोज के रूप में तोड़ के इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जो काइटिन है वो केकड़ा, झींगा और कीटों के बाह्य आवरण में जो कठोर आवरण होता है वो किसका होता है, काइटिन का होता है। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले, प्रोटीन के बारे में सबसे पहले किसने दिया था, बर्जिलियस ने दिया था। जो प्रोटीन होते हैं वो पूरे भोजन के कितने होते हैं, 15% होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल NH2 बॉन्ड NH2, ऐसे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन का पाचन हमारे स्टमक में होता है। अमाशय में 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। ये क्या करते हैं, इस प्रोटीन का छोटे रूप में तोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है सोयाबीन में होता है 40%, स्पाइरुलिना में होता है 70% और क्लोरेला में होता है 40% प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, प्रोटीन का किस में और मतलब क्या क्या कार्य है, तो बालों, त्वचा, नाखून और सींग में क्या होता है, केराटिन होता है। हमारे नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज में कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है। बोन्स में ओसिन नाम का, और एग में एल्बुमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। फैट्स जो वसा होती है, एक वयस्क मनुष्य को एक दिन में 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो वसा होती है वो संतृप्त और असंतृप्त 2 प्रकार की होती है। और वसा का अपघटन या वसा का पाचन वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में होता है। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में ये क्या होती है, टूट जाती है वसा। और वसा के कार्य क्या है, शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति, विटामिन, हार्मोन के संश्लेषण में सहायक, त्वचा के नीचे अतिरिक्त भोजन के रूप में संचित होते हैं। विटामिन A, D, K के लिए विलायक का कार्य करते हैं। डेक जो विटामिन होते हैं उनके लिए विलायक का कार्य करती है। अब जो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जैसे DNA और RNA। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो RNA होता है वो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है। बाकी सभी जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, DNA है। DNA और RNA 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन, क्षार, फास्फेट और पेंटोस शुगर। जो यूरेसिल है वो केवल RNA में पाया जाता है, और थायमिन किस में पाया जाता है, DNA में। DNA में क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, और यूरेसिल किस में पाया जाता है, RNA में। इसके कार्य क्या है, अनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को लेके जाते हैं। ये कोशिकाओं का ढांचा भी बनाते हैं। फिर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। या रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, जिसका नाम क्या है, रेटिनॉल। फिर विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स और ऑस्ट्रिया मलेशिया नाम का रोग होता है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इससे बालों का झड़ना और त्वचा खुरदरी हो जाती है। और ये किस में पाया जाता है, सब्जियों में और बीजों में पाया जाता है। विटामिन के, फिलोक्विनिन, ये किस में, इसके कारण क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में ये सहायक होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि रक्त के थक्के के जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो विटामिन के। विटामिन B1, थायमिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से, जिसको क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से क्या होता है, मुख और त्वचा में क्या होता है, सूजन हो जाता है। फिर यहाँ से जो पेलेग्रा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की। पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B3, जिसे क्या कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और ये सभी किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। और पैरालिसिस किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 से, जिसको साइनोकोबालेमिन कहा जाता है।
फिर मिनरल्स देखे हमने कि मिनरल्स आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर और ये किस में पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या है। वाटर H2O 70 से 80% भाग जीवद्रव्य का क्या है, वाटर है, और इसके कार्य क्या है, शरीर के विभिन्न अणुओं का परिवहन, शरीर के ताप का नियंत्रण और रासायनिक क्रियाओं के लिए आधार का कार्य करता है जल। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे टिड्डे में, अमीबा में पाचन, एक कोशी जीव है जो, उसमें पाचन, फिर टिड्डे में पाचन और मनुष्य में पाचन कैसे होता है, ये अगले उसमें हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।